नमस्कार, एबीपी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शिरीन और आप देख रहे हैं योगी ट्रैकर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। इन 100 दिनों में योगी ने क्या काम किए हैं, आज हम आपको इसका लेखा जोखा देने की कोशिश करेंगे। योगी कई बार कह चुके हैं कि वो यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन क्या योगी उस दिशा में यूपी को लेकर जाने में कामयाब हुए या फिर वो वादे सब हवा हवाई हैं? योगी कल खुद अपने काम का लेखा जोखा देंगे, लेकिन उससे पहले आज हम बताते हैं कि योगी ने 100 दिनों में क्या किया है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कुछ रिफॉर्म किए गए परिणाम है इज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी निवेश की सुगमता के लिए आज देश के अंदर उत्तर प्रदेश 14वें स्थान से उसकी रैंकिंग में सुधार होते हुए आज वो दूसरे नंबर पर आया है। हैदराबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में गए योगी आदित्यनाथ ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में सुबह सुबह पूजा कर अपने लिए आशीर्वाद मांगा। आशीर्वाद अपने दूसरे कार्यकाल को अच्छे से चलाने का। यूपी में उनकी सरकार 4 जुलाई को दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर रही है। अपने दूसरे कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने अब तक बेहद सधी हुई रणनीति के साथ आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा है। यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने जैसे मुश्किल लक्ष्य लेकर चल रहे योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही विभागों को लक्ष्य बनाकर काम करने को कहा था। इस कार्यकाल में पहले 100 दिन का लक्ष्य रखा गया, इसके बाद 6 महीने, फिर 2 साल और अंत में 5 साल के लक्ष्य को हासिल करने की रणनीति बनाई गई है। योगी सरकार के 100 दिन 4 जुलाई को पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर वो खुद तो अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे ही, इसके बाद उनके 32 मंत्री 6 जुलाई से अगले 10 दिन तक रोज दोपहर 1 के बाद 1 अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के सामने रखेंगे। योगी के दूसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में कानून व्यवस्था वो मुद्दा है जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। आम जनता से लेकर निवेशक हों या पर्यटक, हर कोई कानून व्यवस्था बेहतर चाहता है। पैगंबर मोहम्मद को लेकर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के बाद जिस तरह से यूपी में हिंसा हुई, उसे काबू करने में योगी सरकार ने काफी सख्ती दिखाई। हिंसा में शामिल कई लोगों पर केस दर्ज किया गया और कई लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। हालांकि सरकार के मुताबिक बुलडोजर की कार्रवाई दूसरे मामलों को लेकर की गई, न कि हिंसा को लेकर, लेकिन हिंसा करने वालों के मन में डर पैदा जरूर कर दिया। पिछले 100 दिनों में माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने के साथ साथ हर जिले में 10 माफियाओं की लिस्ट बनाकर उन पर मुकदमों से लेकर गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई की गई। दारोगा भर्ती प्रक्रिया भी अपने अंतिम चरण में है, जो कि बेहतर कानून व्यवस्था के लक्ष्य का हिस्सा है। बाबा बुलडोजर के नाम से चर्चित योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर बेहद संजीदा हैं और उनके दूसरे कार्यकाल में यूपी के कई हिस्सों में अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। साथ ही एनकाउंटर्स में भी बढ़ोतरी देखी गई और अपराधियों को पकड़ने के लिए टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट जिले में बनाई गई और उन पर कार्रवाई करने का काम योगी सरकार ने किया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि अगर आर्थिक रूप से उत्तर प्रदेश को मजबूत करना है तो कानून व्यवस्था सुधारना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसे में लोगों का भी भरोसा बढ़ेगा और निवेशकों को भी उत्तर प्रदेश आने में कोई झिझक नहीं होगी और इसीलिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर भी चल रहा है और पुलिस की कार्रवाई भी। पुलिस कर्मियों के लिए बुनियादी सुविधाओं के लिए, चाहे वह पुलिस लाइन में पुलिस बैरक की स्थापना या पीएसी के जर्जर आवासों के स्थान पर उनको अच्छे आवासीय बैरक के निर्माण की कार्रवाई हो, पुलिस थानों में बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता का हो, ये कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किए गए। हर एक थाने में 1535 थाने, 350 तहसीलों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना करने के साथ ही प्रदेश के अंदर यह भी प्रयास प्रारंभ किए गए कि जो जर्जर थाने थे वहां पे नए भवनों का निर्माण हो।
यूपी में पिछले 2 महीनों में मंदिरों और मस्जिदों में लाउडस्पीकर हटाने को लेकर भी योगी काफी चर्चा में रहे। धार्मिक उन्माद को रोकने के लिए योगी की इस पहल को काफी सराहा गया। यूपी में युद्ध स्तर पर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का काम शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 18 जून तक यूपी के सभी धार्मिक स्थलों से करीब 75,000 लाउडस्पीकर्स को उतारने का काम किया गया है और 57,000 लाउडस्पीकर्स की आवाज तय मानकों के अनुसार कम कराई गई है। कुल मिलाकर राज्य में 1,32,000 से ज्यादा धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकर्स पर कार्रवाई हुई। उतारे गए लाउडस्पीकर्स में से 20,000 स्कूलों को और करीब 2,000 पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लिए दिए गए। आगे बढ़कर उन्होंने सरकार की इस गाइडलाइन का पालन किया। जहां जहां मानक के अनुसार लाउडस्पीकर के हमने वॉल्यूम कम कर दिए और पूरे देश में नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, पूरे दुनिया में उत्तर प्रदेश की चर्चा है आज कि उत्तर प्रदेश आज वो प्रदेश बन गया है जो विकास की बात करता है, जो तरक्की की बात करता है, जो मोहब्बत की बात करता है। योगी ने यूं तो हर विभाग को 100 दिन का लक्ष्य देकर काम करने को कहा था, लेकिन इस दौरान कुछ काम ऐसे रहे जिनकी चर्चा करना ज्यादा जरूरी है। इसमें सबसे ताजा है योगी सरकार का गरीबों को मुफ्त राशन की स्कीम को और आगे बढ़ाना। 30 जून से यूपी में फिर से 3 महीने के लिए फ्री राशन योजना को बढ़ा दिया गया है। अब सितंबर 2022 तक यूपी के 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलता रहेगा। फ्री राशन स्कीम के तहत योगी सरकार की ओर से परिवार को 35 किलो चावल या गेहूं के साथ ही दाल, चीनी, तेल, नमक जैसी खाने पीने की चीजें मुफ्त में दी जाएंगी। विकास की दृष्टि से योगी आदित्यनाथ के पहले 100 दिनों के लक्ष्य में सबसे चर्चित प्रयास ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित करना रहा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में यूपी में 80,000 करोड़ के निवेश की नींव रखी गई, जिसमें देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में 1400 से अधिक कंपनियां लखनऊ पहुंची और 80,000 करोड़ के निवेश का खाका खींचा गया। सरकार का दावा है कि निवेशकों के इस बड़े निवेश से प्रदेश में 5 लाख रोजगार और नौकरियां पैदा होंगी। इसके अलावा यूपी के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करने में बड़ी मदद मिलेगी। ये जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है, इसी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में देश के 1400 से ज़्यादा कंपनियां उत्तर प्रदेश पहुंची और 80,000 करोड़ रुपए का निवेश सुनिश्चित किया गया। इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए योगी आदित्यनाथ 5 लाख लोगों को रोजगार भी देना चाहते हैं और साथ ही यूपी की अर्थव्यवस्था को ऐसी मजबूती देना चाहते हैं कि जो उनका लक्ष्य है उस लक्ष्य को वो हासिल कर सकें। और ऐसे में पहले 100 दिन में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करके योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 साल का एजेंडा साफ कर दिया और ये बता दिया कि वो अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। भले ही लक्ष्य बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं। आप उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार लाए और गुड गवर्नेंस की मिसाल कायम की। उससे आज उत्तर प्रदेश प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में भारत का सर्वोत्तम प्रदेश बन चुका है। आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रशासन का प्रोफेशनलिज्म और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता आश्चर्यजनक और सराहनीय है। यूपी में काफ़ी निवेश आ रहा है इन्वेस्टमेंट के रूप में और आता रहेगा, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है वो बहुत मिलजुल कर काम कर रही है हम सभी के साथ। काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है हमारा, कई क्षेत्रों में हो रहा है, पेंट्स में, पावर में, कार्बन ब्लैक में। हम यूपी में बहुत सालों से हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर दूसरे स्थान पर है। 40 विभागों के 1400 से अधिक जो कॉम्प्लायंस थे उन्हें हम लोगों ने समाप्त किए। मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी के उद्योगों को आवेदन करने के 15 दिन के भीतर भूमि प्रदान करने का प्रावधान भी हम लोगों ने इस व्यवस्था के साथ लागू किया। बेहतर विकास के लिए बेहतर सुविधाएं भी मुहैया कराना जरूरी होता है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में 3 एक्सप्रेसवे पर काम शुरू किए गए। पहला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, दूसरा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और तीसरा गंगा एक्सप्रेसवे। इन 3 एक्सप्रेसवे में से
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उम्मीद की जा रही है कि यूपी के विकास में इसका बड़ा रोल रहेगा। बेहतर सड़कें न सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर जल्दी पहुंचने की सहूलियत देती हैं, बल्कि समय के साथ साथ ईंधन भी बचाने का काम करती हैं। और सड़कें अगर बेहतर हों तो राज्य का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोई रोक नहीं सकता। मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे मौजूद हूं और इसी तरह का एक्सप्रेसवे यूपी में अलग अलग जगहों पर बन रहा है और इन एक्सप्रेसवेज के जरिए सरकार चाहती है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो और किसानों का भी विकास इन सड़कों के जरिए किया जा सके। आप देख सकते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल में एक बड़ा वेयरहाउस दिखाई दे रहा है और इसी तरह से सरकार चाहती है कि तमाम अलग अलग इंडस्ट्रीज़ भी एक्सप्रेसवेज के बगल में बने और जो किसान हैं उन किसानों को भी सहूलियत देने के लिए इन सड़कों का इस्तेमाल किया जा सके, ताकि वो किसान अपनी फसलों को मंडियों तक आसानी से और कम समय में ले जा सकें। ऐसे में ये जो एक्सप्रेसवेज हैं, इन एक्सप्रेसवेज के ज़रिए उत्तर प्रदेश की आर्थिक भविष्य और मजबूती का एक पैमाना तय किया जाने की कोशिश की जा रही है। परशुराम जी, ये बताइए कितने साल से आप ट्रक चला है? करीबन 10 साल से जी। पहले सड़कें बहुत ख़राब थीं, अब सड़कें बेहतर हुई हैं, तो कितनी आप लोग को सहूलियत मिलती है? सहूलियत सब बहुत सब मिलती है। गाड़ी सुरक्षित भी रहती है, हम लोग भी सुरक्षित रहते हैं और एवरेज भी सही देती है गाड़ियाँ। और गाड़ी रास्ता गड़बड़ रहती है तो उसमें गाड़ियाँ सही नहीं चलती, नुकसान हो जाता है। जो छोटे मोटे रोड में चलते हैं, जहाँ 2 घंटे में जाना होता है वहाँ 3 घंटे में पहुँचना पड़ता है, 4 घंटे लग जाते हैं, इसमें 2 घंटे में पहुँचना पड़ जाता है। योगी सरकार की कोशिश थी कि पहले ही कार्यकाल में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन करा लिया जाए, लेकिन आचार संहिता लगते तक थोड़ा काम बाकी बचा था, इसलिए वो उस वक्त शुरू नहीं हो पाया था। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर पूरी तरह तैयार है और संभव है कि 12 जुलाई को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने पहुंचे। वैसे तो सामान्य सिद्धांत है कि ट्रांसपोर्टेशन का साधन जहां जहां अच्छा होगा उस इलाके का विकास हो जाएगा, तो एक्सप्रेसवे इस लिहाज से बुंदेलखंड के विकास करने में सहायक होगा। लेकिन बुंदेलखंड जहाँ न बिजली थी, न पानी था, न सड़क थी, न रोजगार था, उस लिहाज से अगर बुंदेलखंड को देखा जाए तो एक्सप्रेसवे आने के बाद, एक्सप्रेसवे सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, उसके चारों तरफ आसपास इर्द गिर्द आजू बाजू में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं और ये जो कॉरिडोर हैं इसमें रोजगार मिलेगा, बुंदेलखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा। बाढ़ उत्तर प्रदेश की बहुत गंभीर समस्या रही है। मार्च महीने में सरकार बनाने के बाद योगी आदित्यनाथ जानते थे कि अगले 100 दिनों में बरसात का मौसम शुरू होगा तो बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में शुरुआती 100 दिनों के लक्ष्य में बाढ़ नियंत्रण की कोशिशें शामिल थीं। सरकार ने बांधों की मरम्मत के साथ साथ नहरों की साफ सफाई समेत हर वो काम प्राथमिकता पर किए हैं जिससे बाढ़ का खतरा कम किया जा सके। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत मार्च महीने में हुई। ऐसे में सरकार ये जानती थी कि जून जुलाई में बरसात के बाद यूपी के कई हिस्सों में बाढ़ की दिक्कत आती है और सरकार ने इसीलिए 100 दिनों के लक्ष्य में बाढ़ नियंत्रण को भी प्रमुखता दी। पूरे यूपी में जहां जहां बाढ़ आता है उन जगहों को चयनित करके बांधों की मरम्मत और साथ ही जो कनाल्स हैं उनको ठीक करने का एक लक्ष्य रखा गया, ताकि जिस तरीके की स्थिति पहले आया करती थी वो ना आए और यूपी इस बार बाढ़ से नियंत्रित रहे। ऐसे में 100 दिनों के लक्ष्य में बाढ़ नियंत्रण एक बड़ा लक्ष्य था जिस पर सरकार लगातार काम कर रही है। योगी सरकार की प्राथमिकताओं में किसान भी काफी ऊपर हैं। किसानों की बेहतरी के लिए किसान सम्मान निधि का पारदर्शी वितरण कराने के साथ साथ कृषि लोन और खाद बीज की उपलब्धता को सरकार ने प्राथमिकता दी है। सिंचाई के साधन मुहैया कराए, साथ ही गेहूं खरीद के लिए भी सरकार ने बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने का काम किया। योगी सरकार में सरकारी नौकरियां देने में भी गति दिखाई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत के मुताबिक आयोग ने भी खुद के लिए 100 दिनों के लिए लक्ष्य तय किया था। मार्च में योगी के शपथ लेने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रतिदिन औसतन 35 युवाओं को नौकरी दी। 30 जून तक 3,472 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया था। आयोग ने इस दौरान लक्ष्य से ज्यादा 3,847 पदों पर चयन की प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, कृषि, श्रम विभाग में चिकित्सा अधिकारी, एलोपैथ समेत 22 विभागों के लिए चयन किया गया है। देखिए, सरकारी नौकरियों के सवाल को 2 नजरिए से देखना चाहिए।
एक उपलब्ध नौकरियां और सरकार के पास उपलब्ध संसाधन यानी आमदनी जो है, हो सकता है पद बहुत ज़्यादा हो, सरकार के पास कलेक्शन कम हो, पेमेंट करने की स्थिति ना हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जैसे जैसे नए नए वेतन आयोग आए हैं, सरकार की देनदारियाँ बढ़ी हैं। यह जरूर है कि यह सरकार ईमानदारी से भर्ती करने के मामले में अब तक की सबसे अच्छी सरकार है। योगी आदित्यनाथ की सरकार भले ही बड़ी तेजी से कई मोर्चों पर काम कर रही है, लेकिन अगले 5 साल में यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जिस ब्लूप्रिंट की जरूरत है वो अभी भी साफ नहीं दिख रहा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए आने वाले दिनों में इस ब्लूप्रिंट को तैयार करना बड़ी प्राथमिकता होगी। योगी के 100 दिन के परफॉर्मेंस की तो बात हमने कर ली, लेकिन अब आगे का रास्ता क्या है? योगी जानते हैं कि अगर यूपी को विकास के रास्ते पर लेकर जाना है तो उनको राज्य में ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करना होगा, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर स्वरोजगार हो। इसके बिना 1 ट्रिलियन के लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। ऐसे में यूपी के कई स्टार्टअप बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन से वो लोग हैं जो यूपी में स्टार्टअप कल्चर बढ़ा रहे हैं। ये हैं इलाहाबाद के रहने वाले अलख पांडे। फिलहाल ज्यादा समय नोएडा में बिताते हैं। अलख पांडे फिजिक्स वाला नाम का एक ऐप चलाते हैं। इनकी कंपनी फिजिक्स पढ़ाने के लिए ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी देती है। ये 11वीं और 12वीं के बच्चों को IIT के एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोचिंग देते हैं। अलख पांडे इस वक्त उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हाल ही में इनकी कंपनी को $100 मिलियन यानी करीब 800 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है। इसकी वजह से इनकी कंपनी फिजिक्स वाला यूनिकॉर्न की श्रेणी में आ गई है। यूनिकॉर्न का मतलब है कि वो स्टार्टअप कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन यानी करीब 8,000 करोड़ रुपए हो गई है। इनकी कंपनी देश में 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी है। अलख पांडे यूपी के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनकर उभरे हैं। मेरे को कुछ भी स्पेशल नहीं लग रहा है। हम बच्चों के लिए पहले भी काम कर रहे थे, आज भी हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अलख पांडे खुद 12वीं तक ही पढ़े हैं। 12वीं के बाद उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन इन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़कर 2014 में अपना कोचिंग सेंटर खोल लिया। कुछ वक्त कोचिंग चलाने के बाद इन्होंने 2016 में YouTube पर फिजिक्स वाला नाम के चैनल की शुरुआत की। छात्रों के बीच ये चैनल जबरदस्त लोकप्रिय हुआ। इनके YouTube चैनल पर फिलहाल 7 मिलियन यानी 70 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड का बाकी जानते हो ना? दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, सबको पता है। ए एक्सेलरेशन एंड टाइम के लिए दिया है। 2020 में कोविड आने के बाद इनकी जिंदगी बदल गई। YouTube चैनल के साथ साथ इन्होंने अपना ऐप लॉन्च किया। फिजिक्स वाला ऐप इतना हिट हुआ कि अब ये देश के 18 शहरों में हाइब्रिड मोड में क्लासेस कराते हैं, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। इलाहाबाद से अपनी कोचिंग की दुनिया शुरू करने वाले अलख का ज्यादा समय इन दिनों नोएडा के सेंटर में बीतता है। इनका लक्ष्य कम फीस में छात्रों को IIT और नेट परीक्षा की तैयारी कराना है। हम लोग का मेन विजन ये है कि भारत के किसी भी गांव में टियर 3 सिटी में बैठा कोई भी बच्चा एजुकेशन से वंचित ना रहे पैसे के अभाव में। आज हमारे पेड कोर्सेज भले ही हैं, वो भी 4,000 रुपए में IIT की तैयारी। इसके सिवा भी हम लोग यूट्यूब पे आज भी फ्री में पढ़ा रहे हैं। पहले यूट्यूब पे मैं अकेला पढ़ाता था, आज यूट्यूब पे 100 टीचर पढ़ा रहे हैं फिजिक्स वाला की तरफ से। अलख पांडे जिस अंदाज में पढ़ाते हैं वो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। फिजिक्स जैसे मुश्किल विषय को इतनी आसानी से समझाना इनकी सबसे बड़ी कला है। इनके कोचिंग सेंटर में अब ये खुद एक सेलिब्रिटी की तरह हो गए हैं। बच्चे इनके साथ सेल्फी लेते हैं, इनके जीवन के बारे में जानते हैं। बच्चों का कहना है कि जो कोचिंग यहाँ मिलती है वैसी किसी और जगह नहीं मिलती। IIT नीट की तैयारी करने वाला देश का ऐसा लगभग अधिकतर बच्चा है जो फिजिक्स वाला से वाकिफ है। इस वक्त हम मौजूद हैं फिजिक्स वाला के जनकपुरी सेंटर में। यहाँ हाइब्रिड मोड में पढ़ाई होती है। फिजिक्स वाला की शुरुआत 2016 में हुई थी एक YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जहां अभी 7 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है। और वहीं यहाँ पर ये जो सेंटर है, ऐसे सेंटर्स पूरे भारत में तकरीबन 18 सिटीज में हैं, जहां पे हाइब्रिड मोड में पिछले साल से ही पढ़ाई फिजिक्स वाला करवाता है। फिजिक्स वाले के अलग अलग कोचिंग
कोचिंग भी अलग अलग सेंटर्स हैं और सबसे ज्यादा जो मेन फिजिक्स वाला का जो स्ट्रीम है वो ऐप के माध्यम से पढ़ाई होती है। ऐप में बच्चों को ऑनलाइन या रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराए जाते हैं। मैम फिजिक्स वाला को मैं काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ, लाइक फ्रॉम क्लास 9th, और यहाँ की टीचर्स के साथ अलग कनेक्शन है, बॉन्ड है। और जैसे मैंने बोला था कि PW इज एन इमोशन, तो वो मैम पूरी लाइफ जर्नी हमारी जो भी रही है हमेशा PW से कनेक्टेड रह के ही रही है मेरी। और जो भी मैंने अच्छा रिजल्ट भी मुझे 10th टर्म 1 या कोई भी रिजल्ट अच्छा आया है तो PW की हेल्प से आया है। 10th में भी मैंने अलग सर की वीडियोस देख के बोर्ड एग्जाम दिया है और काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। एक्चुअली एक तो ये बेनिफिट है कि इसकी फीस भी बहुत कम है और बच्चों को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलता है। एक्चुअल पहले बच्चों को फिजिक्स समझ ही नहीं आती थी, फिजिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। जब से इनकी ऐप से पढ़ना शुरू किया, 10th में जो फर्स्ट रिजल्ट आया, फर्स्ट उसका, तो उसमें 91% उसने लिए। अलख पांडे का कहना है कि कॉलेजों में जिस स्तर की पढ़ाई होनी चाहिए उस स्तर की पढ़ाई नहीं हो रही है। ये खुद अपने मैकेनिकल कॉलेज से नाखुश थे, इसलिए इन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। आज फिजिक्स वाला की सफलता ने उनके इस विचार को और मजबूत किया है। अब उनके साथ एक बड़ी टीम काम करती है। 8 साल पहले 5,000 रुपए की नौकरी करने वाले अलख पांडे अब अरबों का बिजनेस चला रहे हैं। उन्हें लगता है कि जिस तरीके से उनकी टीम काम कर रही है उसे देखते हुए वो आने वाले वक्त में कई लोगों को रोजगार दे सकेंगे। इन्हें लगता है कि ये भी यूपी को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान दे सकेंगे। इस हिसाब से यूपी के अंदर स्टार्टअप का ग्रोथ हो रहा है और यूपी में जो एक माइंडसेट था ना पहले खुद का काम करने का, पहले उसके प्रति जो डर था, अब मुझे लग रहा है लोग अनकन्वेंशनल पाथ बहुत आसानी से अब चूज कर रहे हैं क्योंकि लीडर्स भी ऐसे दिख रहे हैं उनको। अनकन्वेंशनल लीडर्स आ गए हैं अब यूपी में, आप देखो तो उनको भी दिखता है यार कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। मुझे लग रहा है 3 साल में हो जाना चाहिए और हम लोग का तो डेफिनेट कंट्रीब्यूशन रहेगा। अलख पांडे की सफलता के पीछे इनका खुद का हाथ तो है ही, लेकिन इनके परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान है। इनके माता पिता का कहना है कि जब अलख ने 12वीं के बाद बीच में ही पढ़ाई छोड़ी तब इन्हें काफी डर लगा था, लेकिन इन्हें अपने बेटे पर भरोसा भी था कि वो कुछ न कुछ कर लेगा। थोड़ी दिक्कत हुई मगर ये समझ में आ गया कि कर लेगा, क्योंकि शुरू से ही ये बहुत होशियार था, सब काम कायदे से करता था, जहाँ भी जाता था सक्सेस होके आता था। वही तो हमने तो पूरा सपोर्ट किया। कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो हम खड़े रहते थे, हर तरफ से इन लोग दोनों बच्चों को वो करते थे कि हर तरफ से उनकी सुरक्षा हम करते थे, ध्यान देते थे। अब बच्चे भी बहुत अच्छे थे, शुरू से ही साथ में लगे रहे इन लोग, ट्यूशन पढ़ाना, स्ट्रगल करना, सब लगा था इन लोग। यूट्यूब में आने से पहले एक करेली में जाके वहाँ पे कोचिंग खोला। कोचिंग पहले ही साल इसके 40-50 बच्चे आ गए। फिर वहाँ जब इनको इनकम होने लगी तो इसको लगा कि हम यहाँ पे जो हम सोच रहे हैं वो ना हो पाएगा, तो इसने वहाँ छोड़ के और घर ही में यूट्यूब पे लेक्चर डालने लगा। धीरे धीरे यूट्यूब से पैसा मिलने लगा इसको, तो ये आगे बढ़ता चला गया। तब मुझे लगा कि हाँ कुछ कर लेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को अलख पांडे जैसे युवाओं से काफी उम्मीद है। यूपी सरकार की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा दिया जाए और पढ़ाई लिखाई के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी नई नई कंपनियां खुलें और यूनिकॉर्न बना सकें। जहां तक यूनिकॉर्न की बात है तो यूपी में धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ रही है। ज्यादातर कंपनियां नोएडा में ही हैं। 16 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ पेटीएम चोटी पर है। पाइन लैब नाम की फिनटेक कंपनी $5 बिलियन के साथ दूसरे नंबर पर है। इनोवेक्सर नाम की हेल्थ केयर डेटा एनालिटिक्स कंपनी $3 बिलियन के साथ चौथे नंबर पर है। 5वें नंबर पर मेगालिक्स नाम के इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, जिसकी वैल्यूएशन करीब $2.5 बिलियन है। वहीं फिजिक्स वाला ऐप $1 बिलियन के साथ छठे नंबर पर है। हर स्टार्टअप का सपना होता है कि वो अरबों डॉलर की कंपनी बने। इन्हीं में से एक है नोएडा के सेक्टर 104 में बना ये स्टोर, जिसका नाम है उत्तरदायी। इस स्टार्टअप को चलाती हैं पूजा चावला। पूजा के मुताबिक इस स्टोर की खास बात यह है कि यहाँ हर प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। यहाँ आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हर चीज उपलब्ध है, जैसे आटा, दाल, चावल, तेल, चीनी, कपड़े, बच्चों के खिलौने और टूथब्रश।
पूजा का कहना है कि ये पर्यावरण को लेकर ये शुरू से ही काफी पैशनेट हैं। जब 2 साल पहले लॉकडाउन में इन्होंने घर में पड़ी खराब चीजों से आर्ट्स पीस बनाया और इसे सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाकर बेचा, तो उन्हें लगा कि ये एक बिजनेस आइडिया भी हो सकता है। हमने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया एंड उसी पे ही हमने घर में पड़े हुए जो फालतू चीज़ें थी उससे हमने आर्ट पीसेस बनाना स्टार्ट किए अपनी डॉटर के साथ, एंड उसी को हमने फिर सेल करके एंड जो पैसे हमने कमाए वो हमने लोगों की हेल्प करने में यूज़ किए। तो हमें लगा कि हाँ ठीक है, कुछ पॉजिटिव एक डायरेक्शन में हम चल पड़े हैं, तो हमने फिर प्रोडक्ट्स लाना स्टार्ट किए। पूजा का कहना है कि अभी उनकी कंपनी छोटी है, लेकिन अगर उन्हें सही फंडिंग मिले तो आगे चलकर उनकी कंपनी भी एक सफल और बड़ी कंपनी की शक्ल ले सकती है। इन्होंने शुरुआत ऑनलाइन तरीके से की थी, लेकिन साल भर में स्थितियां ऐसी बनी कि इन्होंने ये रिटेल स्टोर भी लॉन्च कर लिया। इनके स्टोर में कुल 3 लोग काम करते हैं। इनकी कोशिश है कि इस साल के आखिर तक ये 1 करोड़ रुपए के रेवेन्यू को टच कर लें। पूजा के मुताबिक इससे न सिर्फ इनकी कंपनी को फायदा होगा, बल्कि यूपी की अर्थव्यवस्था में भी वो योगदान दे पाएंगी। स्टार्टिंग हमने खुद किया, फिर उसके बाद जब हम रिसर्च करना स्टार्ट किए तो हमें पता चला कि गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी हेल्प करती है स्टार्टअप्स के लिए। सो अंडर स्टार्ट इन यूपी हमने अपनी कंपनी को रजिस्टर किया। उसके बाद हमें 6 मंथ्स का इंक्यूबेशन मिला, एंड उसके बाद थ्रू इंक्यूबेटर हमारे जो GL बजाज इंस्टीट्यूट है उनके थ्रू हमको काफ़ी बिजनेस की कई सारे एस्पेक्ट्स के लिए हेल्प मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ यूपी में योगी आदित्यनाथ भी स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत उत्तर प्रदेश में इस वक्त 6,379 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं। इसमें सरकार से मान्यता प्राप्त 47 इंक्यूबेटर्स हैं। स्टार्टअप के लिए यूपी सरकार का लक्ष्य है कि वो देश के स्टार्टअप रैंकिंग वाले टॉप 3 राज्यों में रहे। स्टार्टअप के लिए यूपी में 10 लाख स्क्वायर फीट की जगह मुहैया कराए। राज्य में 10,000 स्टार्टअप पैदा करने के लिए सही माहौल बनाए। राज्य में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करें और लखनऊ को देश का नंबर 1 इंक्यूबेटर बनाए। गोरखपुर में स्टार्टअप शुरू कर दिया, बुंदेलखंड के किसी एक इलाके में बांदा में कर दिया स्टार्टअप शुरू, तो ऐसी सिचुएशंस को लोग कहाँ मिलेंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि लोकल एरिया 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आप स्टार्टअप कीजिए। तो इस तरह के स्टार्टअप की कितनी गुंजाइश है, 1, 2, 3, 4। तो उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप की गुंजाइश कम है, उसके टेक्नोलॉजी के लोग कम हैं, उसका विकास कम होगा। पर यह सच है कि स्टार्टअप से रोजगार मिलेंगे, पर स्टार्टअप का माहौल अभी उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगर योगी उत्तर प्रदेश में इस तरह का स्टार्टअप कल्चर पैदा करने में सफल होते हैं तो यूपी को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचाना असंभव नहीं है। तो योगी ट्रैकर में आज के लिए बस इतना ही। यूपी की हर खबर के लिए ये शो जरूर देखिएगा। अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
क्यूरियोसिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।